तो आज का हमारा पहला कंसेप्ट है, 3 पेन का जुगाड़ कर लो, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ये 2 छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, इनसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये 2 फॉर्म पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से हम आ जाएंगे उसी स्टार फार्मूले पे। फॉर्म्स को जानना बहुत पहले इंटरसेप्ट फॉर्म को इस तरीके से समझो, सबको दिखा रहा हूँ मैं। ये प्लेन है, ये पेज जो है ये प्लेन है, दिख रहा है। और पीछे देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस को भी एक लेंथ पे काट रहा है, वाई को भी काट रहा है और जेड को भी काट रहा है। एक्स को जिस लेंथ पे काटेगा इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, वाई को जिस लेंथ पे काटेगा इसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे, और जेड को जिस लेंथ पे काटेगा इसको जेड इंटरसेप्ट। तो ये फॉर्म ये कहता है कि अगर एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट आपको मालूम हो तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, या इंटरसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने में कौन सा कंसेप्ट तुम्हारा ज़्यादा मदद करेगा, यही चीज़ सीखना है। जो डायग्राम अभी बनाया था यही सीखना है हमें, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखना है। अब यहाँ देखो, इसी डायग्राम को हम 3D में बनाते हैं, कितना समझ में आता है तुम्हें। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, और ये हो गया प्लेन। ये प्लेन है। ये जो डॉटेड मैं कर रहा हूँ, ये जो पेज अभी देखा था, पेज के पीछे का पोर्शन है, डॉटेड लाइन, हिडन लाइन बोलते हैं इसको। और मान लो एक्स एक्सिस जो है, इस एक्स एक्सिस को ये ए पे काट रहा है, तो एक्स को अगर ए पे काटेगा तो ये पॉइंट हो जाएगा A, 0, 0, और वाई को बी पे काटेगा तो 0, B, 0, और जेड को अगर सी पे काटेगा तो 0, 0, C। मतलब अगर ये मान लो, अगर हमने लेट कर लिया कि एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है और जेड इंटरसेप्ट सी है, क्या हम बिना इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हुए इस प्लेन का इक्वेशन नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अरे अभी तो सीखा था 3 पॉइंट से इक्वेशन बनाना। हम क्या करेंगे, मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी, ये सी, हमें 2 वेक्टर ही तो चाहिए। अरे ए बी और ए सी बना लो, 2 वेक्टर मिल जाएगा, या बी ए बी सी बना लो, या सी ए सी बी बना लो, कुछ भी बना सकते हो। अब पहले हम वही काम करते हैं जो हमने सीखा है, जो स्टार फार्मूला। अरे भीष्म पितामह तो वही है, उसी से बाकी के फार्मूले निकलेंगे। ए बी वेक्टर क्या बनेगा, बी माइनस ए करोगे, बी में से घटाओगे, माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप, यही बनेगा ना। और ए सी वेक्टर क्या बनेगा, माइनस ए आई कैप प्लस सी के कैप, ये ए सी वेक्टर बन गया। और ए पॉइंट को हम ए वेक्टर मान लेते हैं, इनिशियल पॉइंट को ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। और ए बी के साथ ए सी का जब हम क्रॉस करेंगे तो नॉर्मल तो निकल जाएगा ना जी। जब 2 वेक्टर का हम क्रॉस करते हैं तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। ये तो पहले से पिछली क्लास में तुमने पढ़ा है। तो यहाँ लिखोगे क्लियरली, जो नॉर्मल एन वेक्टर होगा ये ए बी क्रॉस ए सी होगा कि नहीं होगा। ए बी क्रॉस ए सी का मतलब हो गया आई जे के और माइनस ए बी 0 और माइनस ए 0 सी। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो आई इंटू बी सी माइनस 0, तो बी सी आई कैप हो गया, माइनस जे इंटू माइनस ए सी, तो ए सी जे कैप हो गया, और k इंटू 0 प्लस ए बी, तो ए बी के कैप हो गया। ये नॉर्मल निकल गया।
अब अगर हम इसको स्टार फॉर्मूले में डालें, रिक्वायर्ड प्लेन, स्टार फार्मूला क्या था, आर डॉट एन यानी बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप इज इक्वल टू ए डॉट एन। इस ए का और एन का डॉट करोगे, आई का आई से ए बी सी, जे जीरो हो गया, के जीरो हो गया, प्लेन तो अब भी बन गया। लेकिन टाइम कितना लगा, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है कि अगर इंटरसेप्ट मालूम हो तो ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ये ए वेक्टर भी नहीं निकालना पड़ेगा, नॉर्मल भी नहीं, सीधा बन जाएगा, एक लाइन में इक्वेशन बन जाएगा। वो कैसे, तो पहले इसको कार्टेशियन में चेंज करो। कार्टेशियन में लिखोगे बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू ए बी सी। अब हम ये एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट को देखना चाहते हैं। ए बी सी से पूरे को डिवाइड कर दो, इसको भी और इसको भी। डिवाइड बोथ साइड्स बाई ए बी सी। जब ए बी सी से इसको डिवाइड करोगे तो मिलेगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। और यही मिलेगा ना, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अब देखो एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया, देख ही रहे हो, लेट किया था हमने, वाई इंटरसेप्ट बी और जेड इंटरसेप्ट सी। अब अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है कि एक्स इंटरसेप्ट 3 है और वाई इंटरसेप्ट 4 है और जेड इंटरसेप्ट 5 है, अब प्लेन का इक्वेशन बनाओ, तो हम सीधा नहीं बनाएंगे, अब तो इतना करने की जरूरत नहीं है। तो जिस प्लेन के जिस क्वेश्चन में, प्लेन के जिस किसी क्वेश्चन में भी इंटरसेप्ट की चर्चा हो, एक बार तुम्हें इधर ध्यान जरूर देना चाहिए कि हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अगर मान लो यही एक्स इंटरसेप्ट दे दिया है 3, वाई इंटरसेप्ट दे दिया है 4 और जेड इंटरसेप्ट दे दिया है 5, तो रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, रिक्वायर्ड प्लेन इज एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड अपॉन जेड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। एक लाइन में बन गया कि नहीं बन गया। आप इसका एलसीएम लेके इसको सीधा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कार्टेशियन में करना है कार्टेशियन में कर लो, वेक्टर में करना है वेक्टर में कर लो, लेकिन जब इंटरसेप्ट दिया हो तो इस फॉर्म को यूज करने से तुम्हारे इतने स्टेप्स बच जाएंगे। एक नंबर में ये भी पूछता है, कोई इक्वेशन दे देगा और बोल देगा इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो। जैसे दे दिया चेंज 2x माइनस 3y माइनस 5z प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो जब किसी प्लेन के इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो राइट हैंड साइड में प्लस का 1 दिखना चाहिए, एक्स वाई और जेड के साथ इनटू में कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए और सबके आगे प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं चलेगा। क्या करोगे इसमें, इसे लिखोगे 2x माइनस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 12। अब इधर 1 तभी बनेगा ना जब माइनस 12 से डिवाइड करोगे, तो माइनस 12 से डिवाइड करोगे ऐसे 2x अपॉन माइनस 12 माइनस 3y अपॉन माइनस 12 माइनस 5z अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू 1। x से जब काटोगे x अपॉन माइनस 6 आ गया, यानी x एक्सिस को नेगेटिव 6 पे काटेगा ये, और प्लस प्लस लाना होता है बीच में, माइनस माइनस प्लस हो गया y अपॉन 4, यानी y एक्सिस को 4 पे काटेगा। फिर z अपॉन 5 से 12 तो कटेगा नहीं, तो 12 अपॉन 5 कर दो, डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो यहाँ से 7 होता और 7 से 12 पूरी तरह से कट ही नहीं पाएगा, तो इसलिए डेसिमल में क्यों लिखोगे, तो फ्रैक्शन में छोड़ दो। तुम्हें यह पता चल गया कि x इंटरसेप्ट -6, y इंटरसेप्ट 4 है और z इंटरसेप्ट 12/5 है। इतना तक तो समझ में आ गया। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से 2 नंबर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है और 3 नंबर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है।
अब हम बताते हैं तुम्हें 2 मार्क्स में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर ये बोल दिया, क्वेश्चन देखो, फाइंड अ प्लेन passes through कुछ भी ले लो 2 3 5 and cuts equal intercepts on coordinate axis। टू 3 5 से पास कर रहा है और बराबर इंटरसेप्ट काट रहा है, तीनों पे बराबर लेंथ काट रहा है, एक्स पे भी, वाई पे भी और जेड पे भी। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? काटने छांटने वाली बात आ गई और वो भी एक्सिस को, तो हम एक बार तो देखेंगे ना जी इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने क्या किया, लेट किया एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए। अगर एक्स इंटरसेप्ट को ए मान लिया तो इतना ही वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा और इतना ही जेड इंटरसेप्ट हो जाएगा, बराबर काट रहा है। अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट भी ए है और जेड इंटरसेप्ट भी ए है, तीनों को ए पे ए पे ए पे काट रहा है मान लो, तो प्लेन क्या बनेगा? देन द रिक्वायर्ड प्लेन इज एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन ए इज इक्वल टू 1। या इसको तुम लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। यही तो है प्लेन। लेकिन अब a का पता लगाओ ना, x को भी a पे काट रहा है, y को भी और z को भी, कैसे पता लगाओगे? तो ये 2 3 5 जो इसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, 2 3 5 मान लो यहाँ पे है, तो ये 2 3 5 तो सेटिस्फाई करेगा ना इसको। लिखोगे 2 3 5 lies on it, therefore 2x को 2 डाल दिया, y को 3, z को 5 इज इक्वल टू a। यानी a का वैल्यू कितना आ गया? 5 3 8 और 2 10 10। a का भी वैल्यू पता चल गया, इसी a को उठा के डाल दो, आंसर आ गया। रिक्वायर्ड प्लेन इज, वो प्लेन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, और ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल लग रहा है ना? अब 3 नंबर में कैसा क्वेश्चन आएगा ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर the centroid of triangular portion cuts by plane is 2 1 2। इस बार क्या कर रहा है ये देखो, प्लेन जब तीनों एक्सिस को काटेगा, यहीं पे देख लो, तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखना। जब तीनों एक्सिस को छेद करके निकलेगा तो इससे उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक ट्रायंगुलर पोर्शन बनेगा। इस ट्रायंगुलर पोर्शन का सेंट्रोइड दे दिया कितना? 2 1 2। अब कह रहा है कि प्लेन का इक्वेशन क्या होगा भाई? तो सेंट्रोइड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ऐसे ही होता है ना? तो कितना बढ़िया तो है। हमने क्या किया, लेट किया x इंटरसेप्ट बराबर a, y इंटरसेप्ट बराबर b और z इंटरसेप्ट बराबर
सी, ये लेट कर लिया। अगर एक्स इंटरसेप्ट ए मान लिया तो देयरफॉर पॉइंट ए क्या होगा, ए 0 0, बी क्या होगा 0 बी 0, और सी क्या होगा 0 0 सी। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, a प्लस 0 प्लस 0 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट यानी 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1, और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू फिर से z कोऑर्डिनेट 2 हो गया। तो a का वैल्यू इससे निकल नहीं गया, a 6 आ गया, b 3 आ गया और c भी 6 आ गया। यानी तुम्हें ये पता चल गया कि x को 6 पे काट रहा है, y को 3 पे और z को 6 पे। जब तीनों इंटरसेप्ट पता चल गया तो डाल दो इंटरसेप्ट फॉर्म में। रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि आंसर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो एलसीएम लेके कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, तब बन जाएगा x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 6। या तुम इसको लिखोगे x प्लस 2y, वेक्टर में भी तो लिख सकते हो, r डॉट i प्लस 2j प्लस k इज इक्वल टू 6, किसी में भी छोड़ सकते हो, कार्टेशियन या वेक्टर। तो ये था इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इसी टाइप के आएंगे जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मैंने बताया। अब हमारे एनसीईआरटी में तो बहुत मुश्किल से ढूंढोगे तो एक क्वेश्चन कहीं मिल जाएगा, लेकिन आरडी में इसके ऊपर एक पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, बताऊंगा होमवर्क में। आई थिंक ही होगा ये। इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। बस ये लास्ट फॉर्म होगा नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, डिफरेंट कंडीशंस पे काम करेंगे, फिर फैमिली ऑफ प्लेन भी आपको समझाएंगे, एंगल बिटवीन प्लेन भी समझाएंगे, फिर आएगा लाइन एंड प्लेन। लाइन प्लेन दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे, उसके बाद जाके 3D खत्म होगा, 29वां चैप्टर, तब आएगा लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। अभी हम आपको सिखाते हैं नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ प्लेन। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ प्लेन, ये क्या होता है? तो देखो, जिस प्रकार प्लेन को तुम इंटरसेप्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हो तो तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट तीनों मिल जाता है। अगर प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो उस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। ओरिजिन से जैसे यहाँ देखो, r डॉट n इज इक्वल टू डी, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, और ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। इसे क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। अगर हम इसमें नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, यानी r डॉट n अपॉन में n का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू d अपॉन में n का मैग्नीट्यूड। n अपॉन n का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? n कैप, r डॉट n कैप इज इक्वल टू d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, ये प्लेन का नॉर्मल फॉर्म है। और इसमें ये क्या है? ये जो d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n है, वेयर
d upon magnitude of n is perpendicular distance of plane from the origin. और तुम्हें एक बात पता चला होगा पहले से, वेक्टर जब पढ़ाया था तभी पढ़ाया था कि एन कैप का मतलब क्या होता है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जब निकालते हो तो ये होता क्या है, ये होता है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। यानी जब हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। एल एम एन क्या है, उस रे का एक्स वाई और जेड के साथ जो एंगल बनेगा उसका कोसाइन ही तो है एल एम एन। तो मतलब कुल मिला के ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल है, अगर इसका तीनों एक्सिस के साथ एंगल मालूम हो और प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम हो, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई और जेड एक्सिस हो गया और यहाँ पे कोई प्लेन हो गया, तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा प्लेन का वही चीज़ ये है। तो जिस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हो और नॉर्मल का डायरेक्शन दे दिया हो किसी दो एक्सिस के साथ और वहाँ प्लेन अगर इक्वेशन बनाना है तो ये तुम्हारी मदद करेगा खुल के। जिस प्रकार हमने वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट किया, हम वेक्टर को नॉर्मल में कन्वर्ट किया, हम कार्टेशियन को भी नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से ही तो डिवाइड करना है। इसमें नॉर्मल क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और नॉर्मल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इससे ज़रा डिवाइड करना, ये बन जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप। क्या कर रहे हैं, नॉर्मल से डिवाइड, इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो देखो ये क्या चीज़ है, यही है नॉर्मल फॉर्म। और ये जो देख रहे हो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो एल का फार्मूला है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। ये नॉर्मल फॉर्म है, ये भी है। कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ याद रखना ही नहीं। अब इसमें ये जो तुम देख रहे हो ना, मोड लगा दो क्योंकि ये डिस्टेंस होता है, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा अब तुम बताओ क्या नया है। ये d अपॉन एन का मैग्नीट्यूड है, ये भी तो d अपॉन एन का मैग्नीट्यूड है, दोनों तो एक ही चीज़ है। यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। तो अब इससे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे और बड़े भी आएंगे। छोटा क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड माइनस 12 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, ए बी सी डी का पता तो चली गया, रे तू इधर देख, ए बी सी डी पता चल गया, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस निकल जाएगा। या इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो जैसे किया था, फिर डिस्टेंस निकल जाएगा। तो आसान तो मेरे को वही लग रहा है। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और, ए इज इक्वल टू 2 है, बी माइनस 2 है, सी 1 है, डी माइनस 12 है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है फार्मूला, मोड के अंदर
डी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर 1, यानी 12/3 आ गया ना। 4 4 8 1 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी 4 यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो गया। और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, ये क्वेश्चन देखो फिर। फाइंड अ प्लेन, फाइंड अ प्लेन whose perpendicular distance from origin is 10 units and plane and the normal of plane inclined at 60 degree and 90 degree with x and y axis respectively। अब तुम्हें प्लेन बताना है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 यूनिट दे दिया। अब क्या क्या दे दिया ये तो नोट करो। d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n तुम्हें मिल गया 10, और नॉर्मल करा कि x के साथ 60 का एंगल बना रहा है तो l हो जाएगा cos 60 यानी 1/2, और y के साथ 90 का एंगल बना रहा है तो m हो जाएगा cos 90 यानी 0। और तुम्हें ये पता है कि l² प्लस m² प्लस n² 1 होता है, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस n² बराबर 1। तो n² कितना होगा 1 - 1/4 यानी 3/4। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। LMN निकल ही गया, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर दिया है ही। ये देखो ये फार्मूला, ये रहा फार्मूला। क्या है रिक्वायर्ड प्लेन क्या बनता है, r डॉट LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप इज इक्वल टू D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। अरे यही चीज़ तो है यहाँ पे। n कैप का मतलब क्या होता है, ये लिखा तो है मतलब। अब LMN तीनों मालूम है, डाल दो। क्या लिखोगे r डॉट L कितना है 1/2 I कैप, 0 तो लिखते नहीं है। अब प्लस माइनस √3/2 K कैप इज इक्वल टू 10। आ गया आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, इस 2 को हटा के 20 कर दोगे, और उससे ज़्यादा क्या करोगे कार्टेशियन में चेंज कर दोगे। तो 2 को हटाओगे तो ऐसे लिखोगे ना r डॉट I कैप प्लस माइनस √3 K कैप इज इक्वल टू 20। या इसको जब कार्टेशियन में लिखोगे x प्लस माइनस √3y इज इक्वल टू 20। हाँ z √3z इज इक्वल टू 20, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो नॉर्मल फॉर्म से जो क्वेश्चन आएंगे अभी मत खींचना, उसको बंद कर दो।